Good morning, dear learners. This is Miss Preeti Narwal. Welcome to Narwal Study Point. तो आज की क्लास में हम लोग मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसके कुछ टॉपिक कल वाली जो क्लास है उसमें नहीं हो पाए थे, तो आज की क्लास में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें वो है श्रेय यानी क्रेडिट। तो क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट को हम लोग ऋण भी बोल सकते हैं, ठीक है, लोन। क्रेडिट जिसे ऋण भी कहा जाता है, ऋण क्या होता है? लोन होता है। क्रेडिट जिसे ऋण भी कहा जाता है एक समझौता है जिसमें ऋणदाता भविष्य में भुगतान के वादे के साथ उधारकर्ता को पैसे, सामान या सेवाओं की आपूर्ति करता है। अब जो क्रेडिट है वो किसी भी रूप में हो सकता है, लाइक आपको पैसे जो हैं वो उधार में दिए जा सकते हैं, क्रेडिट पैसों का किया जा सकता है। दूसरा क्या है? सामान का हो सकता है। सामान का कैसे? जैसे हम लोगों ने एग्जांपल किया था कि जब कोई शॉपकीपर जो है वो होलसेलर से सामान खरीदता है तो वो बोल सकता है कि वो सामान का पैसा उसको तब देगा जब वो सामान बेच करके पैसा कमा लेगा, यानी कुछ टाइम के बाद वो पैसा उसको वापस करेगा। तो इसमें क्या हुआ? सामान के रूप में क्रेडिट उसने लिया। नेक्स्ट क्या है? सेवाओं की आपूर्ति के लिए, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप टीचर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास आप गए, डॉक्टर ने आपका ट्रीटमेंट किया लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपने बोला कि डॉक्टर अभी तो आप मेरा ट्रीटमेंट कर दो, मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको, मतलब आप उसको क्या देते हो, एक टाइम लिमिट देते हो कि इतने टाइम में मैं आपके पैसे जो हैं वो वापस कर दूंगा। तो इसमें क्या हुआ? आपने उसकी सेवा ली और बदले में क्या है? क्रेडिट आपने दिया कि भाई ठीक है, लोन एक तरीके का ऋण जो है उधार के रूप में आपने रखा कि मैं वो आपका जो पैसा है, जो आपका मतलब फ़ीस जो बनी है आपकी, वो मैं आपको दे दूँगा कुछ टाइम के बाद। तो जो क्रेडिट है हमारा वो किसी भी रूप में हो सकता है, पैसे के रूप में हो सकता है, सामान के रूप में हो सकता है या फिर सेवा के रूप में भी हो सकता है। दो अलग-अलग क्रेडिट की स्थितियाँ हैं, जैसे संपत्ति के रूप में क्रेडिट। त्योहारी सीजन के दौरान एक जूता निर्माता सलीम को 1 महीने के भीतर थोक में जूते बनाने का ऑर्डर मिला है, ठीक है? यानी फेस्टिवल सीज़न है, उसमें कोई जूता निर्माण करने वाला सलीम है, उसको 1 महीने के अंदर थोक में जूते बनाने का ऑर्डर मिला है। इस उत्पादन को पूरा करने के लिए वह अतिरिक्त श्रमिकों को काम पर रखता है और उसे कच्चा माल खरीदना पड़ता है। अब देखो इतना बड़ा ऑर्डर है, तो उसके पास जो लेबर अवेलेबल है, जो कच्चा माल है उससे नहीं बन पाएगा, तो उसके लिए क्या है? उसको सारी फैसिलिटीज़ अपनी मतलब लेकर के आनी पड़ेंगी। जैसे लेबर अगर उसको चाहिए तो लेबर ज़्यादा श्रमिक उसको रखने पड़ेंगे, फिर उसको कच्चा माल भी ज़्यादा चाहिए तो रॉ मटेरियल भी उसको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसे ये सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो अवेलेबल करवानी होंगी, तब जा कर के उसका जो ऑर्डर है वो पूरा हो पाएगा। वह आपूर्तिकर्ता से अभी चमड़ा आपूर्ति करने के लिए कहता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। अब जैसे जूता बनाने के लिए उसको क्या चाहिए? चमड़ा चाहिए। तो चमड़े का जो शॉप की, ये लगा लो चमड़े की जिसकी शॉप है, वो क्या हुआ? चमड़े का आपूर्ति करता है, यानी जो चमड़े की जो आपूर्ति करता है उस जूते बनाने वाले को, मोची को। तो चमड़े के आपूर्तिकर्ता को वो कहता है कि आप मेरे को चमड़े की आपूर्ति कर दो, यानी चमड़ा आप मेरे को भेज दो, मैं उसका पैसा या फिर उसका जो भुगतान होगा वो बाद में कर दूंगा। फिर वह व्यापारी से कुछ अग्रिम भुगतान लेता है। महीने के अंत तक वह ऑर्डर डिलीवर करके अच्छा लाभ कमाने और उधार किए गए पैसे चुकाने में सक्षम हो जाता है। यहाँ पर क्या है? उसका ऑर्डर कंप्लीट हो गया जैसे ही, तो उसको पैसा जो है वो मिल गया, जिसने उसको ऑर्डर दिया था वहाँ से उसको पैसा मिल जाता है। तो इसमें क्या हुआ? उसने लाभ भी कमाया, यानी उसको प्रॉफिट तो हुआ, साथ के साथ उसने क्या किया? अपना उधार जो है वो भी चुका दिया। ठीक है, ये एक रूप हो सकता है। दूसरा क्या है? ऋण जाल के रूप में साख। अब ऋण जाल कैसे बनता है? एक किसान स्वपना खेती के खर्चों को पूरा करने के लिए साहूकार से कर्ज लेता है, ठीक है? स्वपना एक किसान है, वो क्या करता है? अपनी खेती में जो भी खर्च होता है उस खर्च के लिए वो साहूकार से कर्जा लेता है। लेकिन दुर्भाग्य से फसल पर कीट लग गए और फसल खराब हो गई। अब जूते के केस में क्या था कि अगर उसने कच्चा माल लिया है, अगर उसने ज़्यादा श्रमिक लगाए हैं, तो उसको ये कन्फर्मेशन थी ना कि उसका ऑर्डर कंप्लीट होते ही उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो किसान है उसने साहूकार से कर्जा लिया, लेकिन उसकी फसल जो है वो ख़राब हो जाती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं, कीट लग जाते हैं, जिस वजह से फसल ख़राब हो जाती है। इसलिए वह ऋण चुकाने में असमर्थ है। अब देखो उसकी फसल ही ख़राब हो गई, पैसा उसको कहाँ से आना था? उस फसल को बेच करके।
ठीक है, उसने फसल उगाई है, उसकी कटाई करके तो वो क्या करेगा, उसको मंडी में बेचेगा तभी उसको पैसा मिलेगा। लेकिन अगर फसल ही ख़राब हो गई तो उसको पैसा किस बात का मिलेगा, ठीक है। तो वो ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है और ऋण ब्याज के साथ बढ़ता जाता है, और जो उसने कर्जा लिया है साहूकार से उसका ब्याज जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इस केस में क्या हुआ कि वो एक जाल में फंस जाता है। तो सलीम और स्वप्ना दोनों के लिए कर्ज की अलग स्थिति है। सलीम कौन है, जूता बनाने वाला, और स्वप्ना क्या है, किसान है। तो इन दोनों की जो स्थितियां हैं ऋण के केस में वो अलग हैं। सलीम के लिए कर्ज ने सकारात्मक भूमिका निभाई, ठीक है। सलीम के लिए जो लोन लेना था वो एक पॉजिटिव जो उसका डिसीजन था वो रहा। उन्होंने लाभ भी कमाया और कर्जा भी चुकाया। सलीम को उस चीज़ से, जो उसने लोन लिया उससे उसको लाभ तो हुआ, साथ के साथ उसने अपना कर्जा जो है वो भी चुका दिया। लेकिन स्वप्ना के लिए ऋण की नकारात्मक भूमिका थी। नकारात्मक कैसे, उसने ऋण तो लिया लेकिन वो चुका नहीं पाया क्योंकि उसकी फसल खराब हो जाती है और उसका ब्याज जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो उसके लिए नकारात्मक भूमिका हो जाती है ऋण की। वह ऋण चुकाने और लाभ कमाने में असमर्थ थी। वह कर्ज के जाल में फंस गई और उसे ज़मीन बेचनी पड़ी। एट लास्ट में क्या हुआ कि वो एक ऐसे सर्कल में, कैसे ट्रैप में फंस जाती है, ऐसे जाल में फंस जाती है कि उसका ब्याज इतना हो जाता है कि एक दिन उसको अपनी ज़मीन ही बेचनी पड़ती है। तो ऋण की जो है वो पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है, ठीक है। कर्ज के जाल में कैसे फंसते हैं किसान, ठीक है। जो किसान होते हैं वो कर्ज के जाल में फंस कैसे जाते हैं। फसल खराब होने से कर्ज चुकाना असंभव हो जाता है, ठीक है जी, साफ सीधी बात है ये तो। फसल की कीमतों में गिरावट भी ऋण अदायगी को असंभव बना देती है। अब मान लीजिए जो उसने ऋण लिया है, जो खर्चा हुआ है उसकी फसल की बुआई में वो तो ज़्यादा है, लेकिन फिर फसलों के जो रेट हैं, जिस कीमत पर वो फसल जानी चाहिए, ठीक है, तो उसमें गिरावट आ जाती है। यानी जो फसल के रेट हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जिस वजह से भी वो ऋण चुकाने में असंभव हो जाते हैं। अधिक रुचि जीवन को कठिन बना देती है। ऐसी स्थिति में ऋण ऋण लेने वाले को ऐसी स्थिति में धकेल देता है जिससे वसूली कष्टदायक होती है और वो कर्ज के जाल में फंस जाती हैं। यानी बिना सोचे समझे भी नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा होते ना, अति हर एक चीज़ की हानिकारक होती है, तो आपने एक्सेस अमाउंट में भी लोन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। शाख की शर्तें, अब जो क्रेडिट है उसकी कुछ शर्तें होती हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। क्रेडिट की शर्तें शर्तों का एक समूह है, ठीक है। शर्तें सिर्फ एक शर्त नहीं है, ग्रुप है शर्तों का, जिसके तहत ऋण दिया जाता है। इसमें भुगतान का तरीका, ब्याज दर, ऋण की अवधि और अन्य शर्तें शामिल होती हैं। इन सब के बारे में इन शर्तों में बताया जाता है। प्रत्येक ऋण समझौता एक ब्याज दर निर्दिष्ट करता है जिससे उधारकर्ता को मूलधन के पुनर्भुगतान के साथ ऋणदाता को भुगतान करना पड़ता है। यानी जब उसको लोन दिया जाता है तो यहाँ पर क्या है, उसको वो मतलब जो मूलधन है, जो मूल है उसका, उसके साथ साथ उसको क्या देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। तो उसको मूल प्लस ब्याज मिला करके वापस करना होता है, ठीक है। इसके अलावा ऋणदाता समपार्श्विक की मांग कर सकता है, अर्थात यह दावा करता है कि उधारकर्ता इसका मालिक है और इसका उपयोग गारंटी के रूप में तब करता है जबकि वह ऋण चुकाया नहीं जाता। यानी कि अगर कोई सामान उसने गिरवी रखा हुआ है उसके पास, तो अगर वो उसका ऋण नहीं चुका पाता, ठीक है, जिसने ऋण लिया है, जो उधार करता है, अगर वो ऋण नहीं चुका पाता है तो उसने जो चीज़ गिरवी रखी है उसका उपयोग वो मालिक कर सकता है उस टाइम लिमिट के बाद, जो हमने पहली शर्त में बात की थी। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो ऋणदाता को भुगतान प्राप्त करने के लिए समपार्श्विक को बेचने का अधिकार है। समपार्श्विक यानी जो गिरवी रखा हुआ सामान है उसको बेचने का भी अधिकार है उस मालिक के पास, ऋणदाता के पास, ठीक है जी। ऋण की शर्तों में ब्याज दर, समपार्श्विक और दस्तावेजीकरण की आवश्यकता और पुनर्भुगतान का तरीका शामिल होता है। यानी उसको रेट बता दी जाती है वही पहले कि इस रेट पे मैं आपको, इस ब्याज की दर पे मैं आपको जो है वो पैसा दे सकता हूँ। दूसरा, कोई भी ज़मीन हो सकती है, पैसा हो सकता है जी, पैसा तो नहीं होगा ना, क्योंकि पैसा तो उसको चाहिए ही है, तो पैसा कैसे गिरवी रखेगा वो। तो मतलब ज़मीन हो सकती है, मकान हो सकता है, कोई प्लॉट हो सकता है या फिर कोई जेवर हो सकते हैं। तो इन सब के बदले
वो लोन लेता है। तो संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण यानी डॉक्यूमेंटेशन होता है भाई, प्रॉपर डॉक्यूमेंट कार्रवाई होती है। यूँ नहीं कि भाई बोल दिया कि सिर्फ आप मेरा मकान ले लेना, लेकिन उस मकान के दस्तावेज भी तो जमा करवाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना कि मतलब सिर्फ बोलने से काम चल जाएगा। तो दस्तावेजीकरण भी होता है, डॉक्यूमेंटेशन भी शामिल होता है। साख के विभिन्न स्रोत, अब जो क्रेडिट हैं वो अलग अलग सोर्सेज से लिया जा सकता है, जैसे बैंकों से, ट्रेडर्स से, सहकारी समितियों से, जमींदारों से, साहूकारों से, रिश्तेदार और दोस्तों से। अब बैंक द्वारा कुछ व्यक्तियों या समूहों को ऋण न देने के कारण, यानी बैंक क्या है, कुछ समूहों को, कुछ व्यक्तियों को ऋण नहीं देते, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। बैंकों को ऋण के खिलाफ सुरक्षा के रूप में उचित और कानूनी दस्तावेज और संपार्श्विक की आवश्यकता होती है। यानी बैंक जब भी लोन देगा तो उसको क्या चाहिए भाई, उचित कानूनी दस्तावेज होना चाहिए, कोई लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो बैंक अपने पास रखेगा, या फिर गिरवी जो सामान रखा जाता है वो भी पूरी तरीके से क्या है, लीगल होना चाहिए। जिन कर्जदारों ने पिछला कर्ज नहीं चुकाया है, हो सकता है कि बैंक उन्हें और कर्ज देने के लिए तैयार ना हो। यानी अगर आपने और कर्ज लेना है तो पीछे वाला कर्ज जो है आपका, उसको भुगतान करना पड़ेगा। वे उद्यमी, उद्यमी होता है बिजनेसमैन या व्यापारी, वे व्यापारी जो उच्च जोखिम वाले व्यवसाय में निवेश करने जा रहे हैं और हो सकता है कि वो उधार देने को तैयार ना हो। उच्च जोखिम वाले यानी जिसमें बैंक को लगे कि भाई ये पैसा जो है वो वापस नहीं कर पाएगा, ये पैसा जिस चीज़ में लगा रहा है वो बहुत रिस्की है, तो भी बैंक जो है वो लोन देने से इनकार कर सकते हैं। ठीक है। भारत में ऋण के स्रोत, अब भारत में जो ऋण है वो कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है। क्रेडिट क्षेत्र के स्रोतों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, औपचारिक क्षेत्र ऋण और अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। औपचारिक क्षेत्र ऋण में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, बैंक आते हैं और सहकारी समितियाँ आती हैं, जहाँ पूरे दस्तावेज के साथ ऋण दिया जाता है, प्रॉपर कागजी कार्यवाही होने के बाद। औपचारिक ऋण स्रोत जो हैं उसकी क्या विशेषताएं हैं, यह तुलनात्मक रूप से कम दर पर ऋण प्रदान करता है। तुलना किसके साथ, अगर अनौपचारिक के साथ इसकी तुलना करें तो जो ब्याज की दरें हैं वो कम होती हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए समपार्श्विक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है। इस क्षेत्र की देखरेख मुख्य रूप से भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा होती है। ठीक है जी। इसमें बैंक और सहकारी समितियां शामिल होती हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा औपचारिक ऋण क्षेत्र। नेक्स्ट है अनौपचारिक क्षेत्र ऋण। ये कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग मित्र से, साहूकार से, व्यापारी से, जमींदार से, इन सब से ऋण लेते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे अनौपचारिक ऋण क्षेत्र होते हैं। ठीक है। अनौपचारिक ऋण क्षेत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, यह तुलनात्मक रूप से उच्च ब्याज दर पर चार्ज करता है, यानी ब्याज इसमें ब्याज की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा होती है। और ऋण प्राप्त करते समय कुछ समय के लिए संपार्श्विक की आवश्यकता नहीं होती, यानी अगर आपने थोड़े टाइम के लिए पैसा लेना है, यानी आप अपने फॉर एग्जांपल आप अपने फ्रेंड से जो है वो पैसा ले रही हो कुछ टाइम के लिए, आपने बोला कि भाई मेरे को आज 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं तेरे को 2-3 दिन में वापस लौटा दूंगा, तो इसके लिए किसी संपार्श्विकता की ज़रूरत नहीं है। कोई सामान थोड़ी ना गिरवी रखोगे आप 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए। तो कम टाइम के लिए अनौपचारिक ऋण स्रोतों में कोई संपार्श्विक नहीं होता। इसकी देखरेख किसी भी संस्था द्वारा नहीं होती, कोई ऑर्गेनाइजेशन इसकी देखरेख नहीं करती है। ठीक है। और क्या है, औपचारिक क्षेत्रों में आरबीआई की भूमिका। अब हमने देखा कि औपचारिक क्षेत्र में क्या होती हैं, हमारी बैंक और सहकारी समितियां होती हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई हमारी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करती है, देख रेख करती है औपचारिक ऋण क्षेत्र में जितने भी लोन होते हैं उन सब के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो आरबीआई के जो कार्य होते हैं उनके बारे में हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक जो है वो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहाँ जा कर के चेक कर सकते हो प्रीवियस वीडियो को। औपचारिक क्षेत्र में आरबीआई की भूमिका देखिए क्या होती है। आरबीआई यह सुनिश्चित करता है कि बैंक न केवल लाभ कमाने वाले व्यवसायियों के लिए बल्कि छोटे किसानों और लघु उद्योगों को भी ऋण दे। यानी कि जो हमारा आरबीआई है वो क्या देखता है कि बैंक केवल ऐसा ना हो कि सिर्फ बड़े व्यापारियों को, बड़े व्यवसायियों को ही ऋण दे, बैंक जो है वो छोटे किसानों और लघु उद्योगों को भी ऋण प्रोवाइड करवाए। तो ये सारी जो देख रेख है वो कौन करता है, आरबीआई। बैंकों को कर्ज देने, कर्ज पर लगने वाली ब्याज दर आदि के बारे में रिपोर्ट आरबीआई को देनी होती है। बैंकों को आरबीआई के पास उनके पास मौजूद डिमांड डिपॉजिट में से एक न्यूनतम कैश बैलेंस बनाए रखना होता है। बाजार में तरलता को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई यह कार्य करता है। ठीक है। लास्ट टॉपिक है हमारा
स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, स्वयं सहायता समूह क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है जी, सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? इसका मूल विचार ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे सहायता समूहों में संगठित करके गरीबों के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराना होता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो आसपास के 10 या 12 जो घर होते हैं वो इकट्ठे होकर के, घर यानी परिवार, तो 10-12 परिवार आपस में मिल कर के क्या करते हैं? बचत करते हैं, ताकि आने वाले टाइम में वो उस पैसे का यूज़ कर सकें। अगर किसी को ज़रूरत है उन्हीं में से, ठीक है, उन 10-12 परिवारों में से ही अगर किसी को ज़रूरत होती है तो वो उसका यूज़ कर सके। तो इस तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं जिसमें जो परिवार हैं, जो ग्रामीण गरीब परिवार हैं जैसे कि महिलाएं, उनमें छोटे सहायता समूहों में संगठित करके, उनको सहायता समूह एक तरीके से कहा जा सकता है, एक संगठित किया जाता है उनको, और फिर उनके लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसमें वो क्या कर सकते हैं? कोई ऐसा रिसोर्स अपना ले सकते हैं, जैसे महिलाएं जो हैं ग्रामीण गरीब जो महिलाएं इसमें बताया गया है, तो वो क्या कर सकती हैं? वो सिलाई वगैरह का कार्य शुरू कर सकते हैं मिल करके, या फिर कोई और छोटा मोटा ऐसा काम कर सकते हैं जिससे उनको वित्तीय संसाधन मिले। यानी कोई ऐसा वो काम करें, ऐसा रिसोर्स उनके पास हो जिससे उनको पैसा मिलता रहे। SHG के क्या क्या कार्य होते हैं? यानी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं हमारे, ये क्या काम करते हैं? यह ग्रामीण गरीब विशेषकर महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करते हैं, यानी ऑर्गेनाइज करते हैं उनको, और सदस्यों की बचत एकत्रित करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपनी सेविंग्स को क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। यह समपार्श्विकता के बिना ऋण प्रदान करता है। अगर उसी ग्रुप में से किसी को ऋण चाहिए तो उसको कोई भी चीज़ गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं होती। यह उचित ब्याज दर पर समय पर ऋण प्रदान करता है, यानी इसकी जो इंटरेस्ट रेट होती है वो भी कम होती है। यह विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच भी प्रदान करता है। अब एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है, तो उसमें क्या है, अगर कोई मुद्दा होता है, कोई सोशल इशू होता है, तो उस पर भी वो लोग क्या करते हैं? अपनी डिस्कशन या फिर डिबेट करते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट लगे तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको ये PDFs चाहिए जिसमें आप लोग को मतलब ये ना हो कि आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़े या फिर कोई भी ऐसा इशू ना हो, तो वो भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं टेलीग्राम पे आपके साथ ये जो वीडियोस हैं, हमारी जो PDFs हैं, वो शेयर कर दूँगी। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग गाइस।